अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल डेवलपमेंट के हवाले से बात करने वाले हैं। दैट इज़ गोइंग टू बी के ब्रिक्स जो है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुल्क जैसे इंडिया है, रशिया है, चाइना है, तो ये सारे इन्वॉल्व हैं, ये सारे इसके मेंबर हैं। उन्होंने एक्सपेंशन का फ़ैसला किया। उन्होंने इम्पोर्टेंट और ज़्यादा जो ममालिक हैं जैसे सऊदी अरब है, ईरान है, इजिप्ट है, इथोपिया है, अर्जेंटीना है, इन जैसे ममालिक को ना उन्होंने अपने ग्रुप में शामिल करने का फ़ैसला किया। तो क्या पाकिस्तान को भी ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए और पाकिस्तान का इस हवाले से क्या स्टेटस है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे ब्रिक्स की एक्सपेंशन के बारे में। बिफोर गोइंग टू लेक्चर लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और यार आप में से 93% लोग जो है ना वो मेरी वीडियोस को वॉच ज़रूर करते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं दे रहे, ना कोई लाइक है ना कोई कमेंट है। तो आप लोग वॉच अगर इतना पसंद कर रहे हैं, वॉच टाइम दे रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें फिर चैनल को। इससे हमें मोटिवेशन होती है, वी डू मोर डेडिकेटेड वर्क। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। पहले हम बात करते हैं ब्रिक्स बेसिकली क्या चीज़ है, ब्रिक्स के यानी कि ब्रिक्स का मोटिव क्या था, ब्रिक्स है क्या। तो ब्रिक्स पहले ब्रिक्स नहीं था, ये 2009 से पहले ब्रिक था। एक्चुअली प्रिसाइजली अगर बात करूँ 2010 से पहले तो ये सिर्फ ब्रिक था, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये एक्रोनिम है बेसिकली ना, जिसमें हर मुल्क का पहला लफ्ज़ लिया गया। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये ममालिक थे चार। और इस टर्म को क्वाइन किया था एक इकोनॉमिस्ट था, जिम ओ'नील। ये एक अमेरिकन बैंक गोल्डमैन सैशेस का एक एम्प्लॉय था। उसने बेसिकली 2001 में ये जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है ना ब्रिक्स के नाम से, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, इनको कहा था कि यानी कि इनको आपस में कोलैबोरेट कर लेना चाहिए। फिर 2010 में ना साउथ अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर लिया गया और फिर ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। अब ब्रिक्स का बेसिक मोटो ये था कि ये ग्लोबल साउथ के लिए एक और जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाना चाहते हैं। अब ये ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ का कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली अगर आप नॉर्थ में देखें तो अमेरिका नॉर्थ में है, कनाडा नॉर्थ में है, यूरोप नॉर्थ में। गर्ज ये है कि जितनी भी इम्पोर्टेंट इकोनॉमीज़ है ना दुनिया में, वो सारी की सारी नॉर्थ में है। रशिया और चाइना ने सोचा कि यार जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश इकोनॉमी है उनका जो लीडर है वो तो है अमेरिका, तो क्यों ना हम ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करें। फिर इन्होंने ये वाला जो अपना ऑर्गेनाइजेशन थी ये बना ली, रशिया, चाइना, इंडिया एंड उसके बाद साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील ने मिलके। तो ये 5 ममालिक हैं बेसिकली एट करंट टाइम जो कि ब्रिक्स के मेंबर हैं। लेकिन इन ब्रिक्स को ना 40 से ज़्यादा ममालिक जो है ना उन्होंने अपने इंटेंशन जाहिर किया कि वो ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। इनफैक्ट 23 ने तो फॉर्मली इनको एप्लीकेशन भी दे दी है कि हम लोग ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं। बट सरप्राइजिंगली इन्होंने सिर्फ 6 मेजर जो कंट्रीज़ हैं उनको इंक्लूड किया है विद इन ब्रिक्स। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। 2023 में इन्होंने 15वां अपना समिट जो है ना वो कंडक्ट किया इन जोहानिसबर्ग, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में। तो यहाँ पे इन्होंने एक्सपेंशन का ऐलान किया है। तो ब्रिक्स बेसिकली ये दैट वाज एन ओवरव्यू। इसका एक्सपेंशन को हम डिटेल में बाद में बात करते हैं। पहले हम देख लेते हैं ये जो ब्रिक्स के समिट्स हैं ना इनकी एक टाइमलाइन के हवाले से। 2001 में सारी कहानी शुरू होती है जहाँ पे जिम ओ'नील ने ब्रिक का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, 2006 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है न्यूयॉर्क में, जिसका हेडक्वार्टर है, वहाँ पे साइड लाइन में ना जो इनके फॉरेन मिनिस्टर्स हैं इन 4 ममालिक के, इन्होंने एक मीटिंग की और वहाँ पे इन्होंने ब्रिक्स को एस्टेब्लिश करने के लिए इंटेंशन जाहिर कर दी। 2009 में फॉर्मली रशिया ने इनवाइट किया इन 3 इकोनॉमीज़ को, ब्राज़ील, इंडिया और चाइना को, इन रशिया, और वहाँ पे पहली समिट जून 2009 में कंडक्ट की गई। फिर अप्रैल 2010 में दूसरी समिट जो ब्राज़ील में हुई थी, ब्रसेल्स में, ब्राज़ीलिया में, वहाँ पे साउथ अफ्रीका को फॉर्मली इन्होंने इंड्यूस कर लिया विद इन ब्रिक्स में।
फिर अप्रैल 2011 में थर्ड जो था वो चाइना में इनका सेशन हुआ। मार्च 2012 में चौथा सेशन जो हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि इंडिया में ब्रिक्स का कोई समिट हुआ था। पहला जो हुआ था वो रशिया में, फिर ब्राज़ील में, देन चाइना एंड देन इंडिया, और फिर 2013 में साउथ अफ्रीका में। ये 5वां डरबिन में इनका ये हुआ था समिट। 2013 की अगर बात करें तो 2013 में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि पहले था उसका नाम था ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, अभी उसका नाम कर दिया इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक इन्होंने क्यों किया कि ब्रिक्स जो था पहले तो ब्रिक्स सिर्फ और सिर्फ यानी कि एक्रोनिम था, एक 5 इकोनॉमीज, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका मिला के। लेकिन अब जब इन्होंने 5 ममालिक में से फर्दर 6 ममालिक को ऐड कर लिया, तो अब ये जो एक्रोनिम है वो फर्दर किसी जगह पे वहाँ पे अप्लाई करने के लिए एक आप कह लें सेंस ऑफ प्रायोरिटी नहीं रहेगी। न्यू डेवलपमेंट बैंक अगर बनता है तो ये कि सारे के सारे इक्वल शेयरिंग अपनी दे सकते हैं, कोई इतराज़ नहीं करेगा। इनफैक्ट 2014 की अगर बात करें तो 6 सेशन हुआ था, ब्राज़ील में 15 में 7th सेशन हुआ था, एंड 2015 में इनका कोऑपरेशन ऑन कल्चर एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिक्स जॉइंट वेबसाइट इन्होंने 2015 में, यानी कि इतना इनफॉर्मल ग्रुप था कि 2015 में इन्होंने अपनी वेबसाइट लॉन्च की है। अगर हम बात करें 2016 में तो 8th सेशन इनका गोवा में हुआ था इन इंडिया। 2016 में ही इन्होंने एग्रीकल्चर और रिसर्च डिपार्टमेंट अपना डेवलप किया था। सितंबर 2017 में शियानमेन एक चाइना का सूबा है, वहाँ पे इन्होंने 9th सेशन किया था। फिर 2018 में जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका 10वां सेशन, एंड 2019 नवंबर में इन्होंने 11th सेशन इन ब्राज़ील किया था। ठीक है जी। 2020 हाँ, एक और 2019 वाला जो सेशन है ना नवंबर, ये और 2023 इनके दरमियान जो है ना वो 3 सेशन हुए हैं, जून 2022, सितंबर 2021 और नवंबर 2020 में। ये तीनों सेशन जो है ना ये वर्चुअल हुए थे। ठीक है, नवंबर 2020 में 12वां सेशन जो हुआ था वो वर्चुअल सेशन हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड-19। फिर सितंबर 2021 में 13वां सेशन इंडिया में, वो भी वर्चुअल हुआ था। फिर जून 2022 में जो 14वां सेशन हुआ था वो भी वर्चुअल हुआ था। तो ये जो 3 सेशन है ना ये वर्चुअल हुए थे। उसके बाद अगस्त 2023 जो अभी जा रहा है 22-23 अगस्त को 15वां सेशन जो हुआ है ना वो जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है। ठीक है, और इस ग्रुप की जो प्रेसिडेंसी है ना ये बेसिकली रोटेट करती रहती है, यानी कि जिस साल जो बंदा इस समिट को चेयर करेगा वही उस साल ब्रिक्स का प्रेसिडेंट भी होगा, यानी कि इस टाइम ब्रिक्स का प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका। अब बात करते हैं ब्रिक्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, वाई द वर्ल्ड इज़ हार्डिंग टूवर्ड्स ब्रिक्स। तो यार इसकी बड़ी सिंपल सी बात है कि ब्रिक्स एक 5+6 इकोनॉमीज़ का आप एक मजबूआ बन चुका है, यानी 2024 से ये 11 ममालिक हो जाएंगे ब्रिक्स में, और ये ब्रिक्स से ब्रिक्स प्लस बन जाएगा। तो यार ये जो 11 ममालिक हैं ये 29% दुनिया की जीडीपी को होल्ड कर रहे हैं। इमेजिन के यार 200+ कंट्रीज़ हैं और उनमें से भी सिर्फ ये 11 कंट्रीज़ हैं जो कि 29% 30% तकरीबन दुनिया की जीडीपी को होल्ड कर रहे हैं। इनमें मेजर जो इकोनॉमीज़ हैं वो चाइना, इंडिया और रशिया है। चाइना की अगर बात करें तो 18.4%, इंडिया की अगर बात करें तो 3.6% इकोनॉमी के साथ लीड पे हैं। और फिर इनके साथ सऊदी अरब जैसी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी एक और जुड़ गई है, तो इससे मज़ीद इसका पोटेंशियल ज़्यादा हो गया। पॉपुलेशन वाइज भी अगर बात करें तो यार दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी यानी कि 46% आबादी तकरीबन यही ब्रिक्स ही होल्ड कर रहा है। तो किसी ने अगर बिज़नेस करना है, किसी ने कोई काम करना है तो यार आबादी की तो ज़रूरत रहेगी ना। चाइना और इंडिया इमर्जिंग मार्केट्स हैं। इंडिया तो बहुत ज़्यादा इमर्जिंग मार्केट है, चाइना इज़ अ प्रोड्यूसर मार्केट, एक्सपो बेसिकली फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो यार पॉपुलेशन यहाँ पे दोनों की 3 अरब से ज़्यादा है। इसके अलावा जो रशिया की आबादी है, बाकी जो ममालिक ऐड हुए हैं तो उनकी आबादी तो 46% से ज़्यादा आबादी जो है ना दुनिया की वो ब्रिक्स में इन्वॉल्व है। इसके अलावा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की अगर बात करें तो 43% दुनिया का ऑयल जो है ना वो ब्रिक्स के मेंबर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि जिनमें सऊदी अरब है, ईरान है, यूएई है, ये भी बेसिकली इनको अभी इन्होंने ऐड किया है। उसके अलावा रशिया है।
यानी कि अगर गौर से देखें तो रशिया जो था ना वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री था बिफोर एक्सपेंशन, ठीक है। लेकिन अब सऊदी अरब, ईरान और यूएई जैसे ममालिक भी इसमें ऐड हो गए, तो ये ऑयल प्रोड्यूसिंग जो नेशन है इनको ब्रिक्स ने ऐड किया है। तो इस वजह से इसका पोटेंशियल कितना ज़्यादा हो गया। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो यार जो चाइना है वो दुनिया का अकेला 15% से ज़्यादा एक्सपोर्ट तो सिर्फ और सिर्फ चाइना करता है। इसके अलावा इंडिया बहुत एक्सपोर्ट कर रहा है, रशिया एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें 25% से ज़्यादा जो ब्रिक्स कम्युनिटी है वो एक्सपोर्ट्स को होल्ड करती है, ठीक है। और ये चाइना लेड है, ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात है। इसके अलावा यार ब्रिक्स बेसिकली बनाया क्यों गया था? बनाया इस वजह से गया था कि ये G7 को टक्कर देना चाहते थे। अब ये G7 क्या बला है? G7 बेसिकली ग्रुप ऑफ इकोनॉमीज है, 7 मेंबर कंट्रीज है इसमें। ओरिजिनली इसमें 8 कंट्रीज थे। 1975 में इसको बनाया गया था। उस वक्त की जो मेजर इकोनॉमीज थी, उस वक्त में जो मेजर इकोनॉमीज थी वो थी कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, USA, UK, जापान, इटली एंड इसके साथ रशिया भी था उस टाइम पे, उस टाइम का, यानी कि USSR, ठीक है। लेकिन फिर USSR जब टूटा तो फिर उसको G7 से निकाल दिया गया। अब ये जो 7 कंट्रीज़ है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट है दुनिया की इकोनॉमी के लिहाज से। तो 40% से ज़्यादा GDP सिर्फ ये G7 होल्ड करता है, इमेजिन। और 1/10 ऑफ पॉपुलेशन। एंड 2014 में जो रशिया की नक्सेशन हुई थी ना, क्रीमिया की जो नक्सेशन हुई थी बाय रशिया, तो उस वजह से रशिया को फिर उन्होंने सस्पेंड कर दिया था एज अ मेंबर, ठीक है। तो अब ये G7 के बारे में थोड़ा सा जान लिया। तो G7 का अगर कंपैरिजन करें तो 1995 में जो ब्रिक्स के मेंबर थे उनका अगर, यानी कि उस टाइम को ग्रुप तो नहीं था, लेकिन वैसे अगर एक इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ 17% शेयर था दुनिया की GDP में। जबकि जो आपके G7 कंट्रीज़ थे उनका तकरीबन 45% GDP में कंट्रीब्यूशन था। 2010 आते आते ये जो ब्रिक कंट्रीज़ थे इनका जो शेयर था वो 27% दुनिया में हो गया। जबकि जो G7 के कंट्रीज़ थे उनका 35% तकरीबन रह गया। और ये ना ट्रेंड जो है G7 डाउन पे जा रहा है, जबकि जो आपका ब्रिक्स है उनकी इकोनॉमीज, इमर्जिंग इकोनॉमीज है, वो बढ़ रही हैं। तो यानी कि 2023 की अगर बात करें तो 32.1% जो GDP में होल्ड है पर कैपिटा के लिहाज से, ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी के लिहाज से, तो वो 33% तकरीबन इन कंट्रीज़ का है और 29% या 30% तकरीबन G7 कंट्रीज़ का रह गया। तो आप इमेजिन देख लें कि G7 डाउन जा रहा है और ब्रिक्स जो है वो राइज की तरफ है। तो इस वजह से ब्रिक्स दुनिया में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंशन की। ब्रिक्स ने एक्सपेंशन की क्यों है, कैसे हुई है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले जो ब्रिक्स के मेंबर थे वो मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया कि रशिया था, चाइना था, इंडिया था, अब ब्राज़ील था और साउथ अफ्रीका था। लेकिन अब न्यू मेंबर इन्होंने कुछ ऐड किए हैं, ठीक है, और कुछ जो हैं कंट्रीज़ उन्होंने अप्लाई किया हुआ है न्यू मेंबरशिप के लिए। जो न्यू मेंबर इन्होंने 2023 में ऐड किए हैं वो कौन कौन से हैं? वो है सऊदी अरब है, इजिप्ट है, UAE है, ईरान है। तो ये 4 ममालिक तो आपके सिर्फ और सिर्फ मिडल ईस्ट से हो गए, ठीक है। एक मुल्क इन्होंने अफ्रीका से ऐड किया इथोपिया को, और एक इन्होंने ऐड किया है साउथ अमेरिका से अर्जेंटीना को, ठीक है। तो ये जो 4 ममालिक जिनका सऊदी अरब हो गया, इजिप्ट हो गया, आपका UAE हो गया और ईरान हो गया, तो ये आप देखें ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, ठीक है। इजिप्ट के अलावा बाकी तीनों जो हैं वो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं। सऊदी अरब, UAE और ईरान जो है वो दुनिया का 30% से ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे गैस भी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मिनरल रिच बना देती हैं ब्रिक्स को। अब यहाँ पे एक और ट्रेंड मैं अगर आपको बताऊँ तो यार ब्रिक्स में ये तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, लेकिन ऑयल कंज्यूमर कंट्रीज़ कौन सी हैं वो भी तो ब्रिक्स में शामिल हैं, जैसे चाइना है, इंडिया है, ठीक है। अब ये दोनों मैसिव अमाउंट में अपने एनर्जी रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट हैं ऑन मिडल ईस्ट। अब ब्रिक्स में इन ममालिक के शामिल होने की वजह से क्या हुआ है कि कल को अगर वेस्ट कोई किसी किस्म की पाबंदी लगाता भी है तो ये जो ममालिक है इनको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऑलरेडी एक शेयर्ड एग्रीमेंट में शामिल है, एक ग्रुप में शामिल है। तो इस वजह से ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाती है। अब ना कॉन्फ्लिक्ट भी है थोड़ा सा इस एक्सपेंशन में, यानी कि इसमें कुछ ममालिक जो मेंबर हैं इसके, अपना रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील,
और साउथ अफ्रीका, ये इनमें ना आपस में थोड़ा सा कंसेंसस में मसला है। इनमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि चाइना बेसिकली क्या है, चाइना अपने प्रो चाइना जितने भी आपके कंट्रीज हैं ना, उनको अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ब्रिक्स लाना चाहता है एट द इमीडिएट इफेक्ट। और रशिया जो है वो अपनी इंटरनेशनल डोमिनेंस जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से खो चुका है, तो वो उसको रिगेन करना चाहता है। इस वजह से ये भी चाहता है कि इंस्टेंटेनियसली जो आपकी एक्सपेंशन टेक प्लेस हो। लेकिन इंडिया और ब्राज़ील जो है ना, वो कहते हैं नहीं जी, आहिस्ता आहिस्ता इसको होना चाहिए, क्योंकि उनको फियर है चाइना की डोमिनेंसी का। क्योंकि ऑब्वियसली चाइना अगर प्रो चाइना सारे कंट्रीज़ ले आएगा, और दूसरा चाइना एक मैसिव जाइंट है, तो इस वजह से उनको ख़तरा भी है। तो उन्होंने क्या किया जी कि आप कहें सॉरी इंडिया और ब्राज़ील ने क्या स्टांस है कि आप आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाएं, आप पहले डायलॉग पार्टनर बनाएं, फिर आपको इसको क्या कहते हैं उसको चेयर मेंबर बनाएं, फिर परमानेंट मेंबर बनाएं। साउथ अफ्रीका का इसमें सच कोई स्टांस नहीं, वो कहते हैं ठीक है जो भी हो जाएगा। अच्छा, अब इस एक्सपेंशन से इम्पैक्ट क्या होने वाला है? अब ह्यूज सिग्निफिकेंट जियो इकोनॉमिक्स, जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो पोलिटिकल इम्पैक्ट होने वाला है। अब उसकी वजह क्या है? सबसे पहली रीज़न तो चाइना और सऊदी अरब का जो एडिशन है, सऊदी अरब और ईरान का जो एडिशन है वो ह्यूज मैसेज फॉर द वेस्ट है, ठीक है। क्योंकि वेस्ट सारी उम्र लगा गया है, लेकिन वो सऊदी अरब और ईरान को इकट्ठा नहीं कर पाया। लेकिन चाइना ने क्या किया रिसेंटली, इन्होंने एक डील करवाई है, इन्होंने रीस्टैब्लिश टाइज करवाए हैं बिटवीन सऊदी अरब और ईरान, ठीक है। अब ईरान को उन्होंने सऊदी अरब के साथ एक प्लेटफॉर्म में शिरकत करवा दी है, सऊदी अरब और ईरान, ठीक है, इन द ब्रिक्स। अब इससे क्या होगा, इन दोनों में आपस में कोऑर्डिनेशन भी बढ़ेगा, इनमें आपस में मामला भी बेहतर होंगे और दुनिया को भी ऑब्वियसली फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा जो इनकी डी डॉलराइजेशन है ना, वो भी एक पॉलिसी है। अब डी डॉलराइजेशन क्या चीज़ है? ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ जो है ना, जैसे चाइना है, रशिया है, वो बेसिकली जो डॉलर की डोमिनेंस है ना इन द वर्ल्ड, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। अब उसकी वजह क्या है कि बेसिकली आज के दौर में चाइना और रशिया और बाकी ममालिक को जितनी भी ट्रेड करना पड़ती है वो डॉलर में करना पड़ती है। अब इससे क्या होता है इसमें, अब तो अगर वो डॉलर में करते हैं तो फिर उससे ना इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एक तो यूएसए का होल्ड चला जाता है, यानी यूएस डॉलर जो है उसका होल्ड चला जाता है यूएसए को। अब यूएसए अगर ब्लॉक कर दे डॉलर को, तो उससे क्या होगा, इन डील्स मुतासर होंगी। दूसरी चीज़ जो है ना, इन्होंने अगर किसी के साथ भी, यानी कि ये जो है आपका चाइना और रशिया, इन्होंने अगर ट्रेड करनी है और तेल वगैरह लेना है, तो वो कैसे लेंगे? वो डॉलर में लेंगे। अब ये डॉलर में जब लेते हैं तो फिर ये एक्सेप्ट करते हैं हेजेमनी ऑफ द यूएसए, ठीक है। कल को कोई सैंक्शंस लगा देता है यूएसए चाइना पे या रशिया पे, वो चीज़ें हो सकती हैं आईआर में, तो फिर मसले हो सकते हैं। तो फिर इनका मोटिव है डी डॉलराइजेशन। अब इंडिया ने इसी स्ना में यूएई के साथ एग्रीमेंट किया है कि वो अपनी लोकल एक करेंसी के साथ वो करेंगे ट्रेड, जिसमें इंडियन रुपी और इमराती दिरहम है। अब इससे डी डॉलराइजेशन से क्या होगा, लोकल जो करेंसी है ना इन ममालिक की, वो भी बेहतर होगी, ठीक है। अब इन सब चीज़ों में ना ईरान जो है ना वो सबसे बड़ा बेनिफिशरी होने वाला है फॉर जॉइनिंग द ब्रिक्स। उसकी वजह ये है कि ईरान जो है वो पहले उसने वेस्ट ने उसको अकेला किया हुआ था, ईरान अपनी ट्रेड किसी के साथ नहीं कर सकता था। लेकिन अब वो ब्रिक्स में जब आ गया है, ठीक है, ब्रिक्स में ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं वो एंटी वेस्ट हैं, जैसे रशिया है, जैसे चाइना है, तो वो अपनी जो ट्रेड है वो इन ममालिक के साथ कर सकता है, ठीक है। और वेस्ट की सैंक्शंस का तो ईरान पे कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। इसके अलावा मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ ईरान का जो इम्पैक्ट है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। मैंने मिडल ईस्ट पॉलिटिक्स की एक वीडियो है मेरे चैनल पे, उसको देखिएगा। और मैंने बताया कि ईरान किस तरह अपनी डोमिनेंस ज़्यादा कर रहा है इन द मिडल ईस्ट, और सऊदी अरब उससे इफेक्ट हो रहा है। अच्छा, इथोपिया का इन्होंने क्यों ऐड किया? इथोपिया में अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है, और अफ्रीकन यूनियन में इतना असर व रसूख है चाइना का कि इवन अफ्रीकन यूनियन की जो पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है उसके लिए पैसे भी चाइना ने दिए हुए हैं। तो यानी कि चाइना ने ही बनाई हुई है अफ्रीकन यूनियन की जो बिल्डिंग है। तो इतना ज़्यादा होल्ड है चाइना का इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो इस वजह से इथोपिया का इन्होंने ऐड किया थी। इथोपिया एक इमर्जिंग इकॉनमी है दुनिया में। इसके अलावा जो इजिप्ट, सऊदी अरब और यूएई जो है ना, ये तीनों ऐसे ममालिक हैं जो कि अपना फुट जो है ना वो दो कश्तियों में रखना चाहते हैं। और उसकी वजह क्या है? दो कश्तियाँ से मुराद क्या है? एक चाइना वाली कश्ती जिसमें ये चाइना है, रशिया है। दूसरा जो हमारे पास फुट है वो है अपना वेस्ट वाला,
तो ये इंडिया, इजिप्ट, सऊदी अरब और यूएई ये चाहते हैं बैलेंस, टू बैलेंस द वेस्ट एंड चाइनीज़ जो इन्फ्लुएंस है उसको बैलेंस करना चाहते हैं। अब पहले क्या है, पहले वो टोटली डिपेंडेंट है ऑन द वेस्ट, अब वो चाहते हैं कि वो अपना इन्फ्लुएंस कम करें और चाइना के साथ भी उनकी ट्रेड पहले भी है, यानी कि पहले पावर शेयरिंग में बेसिकली वो चाहते हैं कि बैलेंसिंग हो, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया। अब ये जो यूनिलेटरल सैंक्शन है ना कि वेस्ट की किसी भी मुल्क पे, वो काम नहीं करेंगी। अब इससे यूएस डॉलर को भी नुकसान होगा, ग्लोबल पॉलिटिक्स में डिफरेंट डायनामिक्स जो होंगे ना वो आ जाएंगे, और ईरान का जो एडिशन है ना ब्रिक्स में, ये तो आप समझे कि ब्रिक्स को G7 को चैलेंज है बेसिकली, ठीक है। G7 जो कंट्रीज है ना इनको चैलेंज है, ग्लोबल नॉर्थ को बेसिकली चैलेंज है द इंक्लूजन ऑफ ईरान इन द ब्रिक्स। तो ये वो चीज़ें हैं जिस सब की वजह से ट्रेड जो है ना वो ज़्यादा इजीली हो सकेगी विदाउट डॉलर, यूजिंग लोकल करेंसीज। अब कॉमन करेंसी की बात हम इतनी देर से कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कॉमन करेंसी के बेनिफिट क्या होने वाले हैं? बेनिफिट एक तो ये होने वाला है कि इन्होंने अल्टरनेट ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म जो है ना ये कायम करेंगे ब्रिक्स वाले ममालिक। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो जो मास्टर और वीज़ा कार्ड है वो बेसिकली अमेरिकन सिस्टम के अंडर है। अब अमेरिका का एक सिस्टम है स्विफ्ट के नाम से, यानी कि जितनी भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं ना उसकी एक तो कॉपी जाती है अमेरिका में, यानी कि अमेरिका को पता होता है कि ट्रांजैक्शन हो रही है। दूसरा, अमेरिका को उसकी कुछ फ़ीस जाती है। अब ये ममालिक क्या कहते हैं कि ये स्विफ्ट सिस्टम को बाईपास करना चाहते हैं और अपना एक अल्टरनेट ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि डॉलर को डिस्करेज किया जाए और अपनी लोकल करेंसीज या फिर ब्रिक्स की अपनी एक करेंसी बनाई जाए। अब ये बफर फॉर वेस्टर्न सैंक्शंस के लिए भी ये ज़रूरी होगा, यानी कि वेस्टर्न मार्केट इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है कि डी डॉलरेशन की जाए। उससे क्या होगा कि डॉलर पे डिपेंडेंस कम होगी, तो जो वेस्टर्न सैंक्शंस है उसको उन्होंने बाईपास करने का मौका मिल जाएगा। इससे फ्री ट्रेड प्रमोट होगी और प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है ना, यानी कि जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है। पहले क्या होता है, चाइना बेसिकली कॉपी बनाता है, आपको पता है वेस्टर्न जो जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो चाइना आके कॉपी करता है, लेकिन वो वेस्ट में जाकर बेचता नहीं है। बेचता हम जैसे ममालिक हैं, छोटे से ममालिक जैसे इंडिया है, अपना पाकिस्तान है, तो ऐसे ममालिक में अपनी बेचता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो चुराई हुई होती है इन द वेस्ट। अब चाइना क्या कहता है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी एक करेंसी अगर बना लेता तो वो कहीं पे भी बेच सकता है अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को। पहले डॉलर इस्तेमाल नहीं कर सकता ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए और बेचने के लिए। इसके अलावा वेस्टर्न डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए ज़रूरी है डी डॉलरेशन। इसके अलावा लोकल करेंसी जो है ना उसको वो पुश करना चाहते हैं। इसकी प्राइम एग्जांपल है चाइना 120 से ज़्यादा ममालिक में युआन जो अपना लोकल युआन है उसके साथ ट्रेड करता है। इसके अलावा रुपी दिरहम डील इनकी हुई है इंडिया और यूएई की। इसके अलावा रशिया और इंडिया की रुपी रूबल डील हुई है। तो ये सारी चीज़ें, अब इसमें ना कॉमन करेंसी में भी दो बेसिकली दो नैरेटिव्स हैं। रशिया और चाइना चाहते हैं कि एक कॉमन करेंसी बनाई जाए जिसको ब्रिक्स पे कहा जाए, जो कि बेसिकली एक्टिंग कर रही है 2018 से ही, लेकिन इतना ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस नहीं है। जबकि इंडिया कहता है कि लोकल करेंसी में ट्रेड की जाए, ठीक है। अब ये यहाँ पे कॉमन करेंसी का कंसेंसस इनका अभी बन नहीं रहा, लेकिन इन्होंने 2023 में ये प्लेज कर लिया और डेवलपमेंट बैंक एक बना दी है फॉर करेंसी। अब 2024 में डिसाइड होगा कि लोकल करेंसी ज़्यादा पावरफुल रखनी है या ब्रिक्स की करेंसी ज़्यादा पावरफुल रखनी है। तो देखते हैं क्या बनता है आगे। अब एडवांटेजेस ऑफ कॉमन करेंसी क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। डॉलर चूँकि सेंट्रलाइज्ड है इन यूएसए, अब जबकि वो जो होगा ना अपना कॉमन करेंसी वो सेंट्रलाइज्ड नहीं होगी, वो बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज्ड अपना करेंसी होगी। इसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी। अब यूएस जितने मर्जी डॉलर छाप दे रहा है, लेकिन ब्रिक्स चूँकि एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंडर कोई करेंसी होगी, तो वहाँ पे फिर तमाम ममालिक का चेक एंड बैलेंस रहेगा। इसके अलावा इंक्लूसिवनेस होगी, इंटरप्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि तमाम के तमाम ममालिक है ना वो इक्वली इस्तेमाल कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि यूएसए को डॉलर का फ़ायदा हो रहा है लेकिन बाकी दुनिया को नुकसान हो रहा है ना। पाकिस्तान का $1 300 रुपये के बराबर है, लेकिन अगर बात करें ब्रिक्स की जो करेंसी होगी तो वो तमाम ममालिक के लिए सेम होगी। इसके अलावा ज़्यादा सस्टेनेबल होगी क्योंकि इसमें ज़्यादा पार्टनर्स होंगे।
ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगी बिकॉज ऑफ मोर पार्टनर्स, मोर शेयरिंग। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की कि पाकिस्तान और ब्रिक्स जो हैं इनका क्या सीन है। अब ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान आता है, क्या चैलेंजेस हैं ज्वाइन करने में, ठीक है, और क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, क्या पॉलिटिक्स होने वाली है। तो यार 2022 की बात है कि पाकिस्तान को ना ब्रिक्स ने इन्विटेशन भेजा था कि आप ना ब्रिक्स को एज अ डायलॉग पार्टनर ज्वाइन करें। लेकिन क्या हुआ कि ब्रिक्स का मेंबर है इंडिया। इंडिया बहादुर ने क्या किया जी, इंडिया बहादुर ने पाकिस्तान का जो इनविटेशन था ना उसको कैंसिल करवा दिया था। क्योंकि ब्रिक्स का एक असूल है कि अभी तक के लिए अनटिल नाउ वो ये है कि आपको यूनानिमस डिसीजन लेना पड़ता है, यानी पाँचों के पाँचों ममालिक का एग्री होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। तो इंडिया बहादुर ने पाकिस्तान को क्या कर दिया, वो डिनाई कर दिया कि वो नहीं आएगा। अब पाकिस्तान ने क्या किया, 2023 में किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। तो उन्होंने कोई ना एप्लीकेशन दी कि हमने ज्वाइन करना है और ना इन्होंने किसी और किस्म का इंटरेस्ट दिखाया। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अप्लाई करना चाहिए टू ज्वाइन ब्रिक्स। अब उसकी क्या वजह है, वाई पाकिस्तान शुड ज्वाइन ब्रिक्स। अब उसकी वजह यह है कि यार ग्लोबल साउथ जो है ना वो एक तो इमर्जिंग मार्केट है, ठीक है, और ग्लोबल साउथ में मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग नेशन है, और इसकी रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है इन द फ्यूचर, वो ब्रिक्स करेगा। क्योंकि 5 वो पहले वाले ममालिक और 6 जो है ना वो भी अर्जेंटीना साउथ से है, इजिप्ट साउथ से है, अपना सऊदी अरब साउथ से है, यूएई साउथ से है, इथियोपिया साउथ से। तो ये उन्होंने मेजर अकाउंट तो ये वेस्ट के साथ पहले होते थे, लेकिन अभी के लिए इनका वेस्ट के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है। तो ये ज़रूरी, इस वजह से ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन जो है ना वो ब्रिक्स में है साउथ की, और जो ऑयल कंज्यूमर नेशन है वो भी ब्रिक्स में है, जैसे चाइना है, रशिया है। तो पाकिस्तान इनसे काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेट करके चीज़ें फ़ायदा उठा सकता है। उसके अलावा फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ है ना जो जी अपनी ब्रिक्स की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। IMF के मुताबिक 2023 में जो ब्रिक्स कंट्रीज़ की जो ग्रोथ है GDP पर कैपिटा होने वाली है ना, यानी कि अगले कुछ सालों में वो 55% तक पहुंच जाएगी, जो कि मैंने आपको बताया था कितनी थी, 30% थी, ठीक है। तो ये 55% तक चली जाएगी। तो आप इमेजिन करें दुनिया के 11 ममालिक का उनका होल्ड हो जाएगा पूरी की पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे, रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ विल बी ऑन 45%। तो इस वजह से, इसके अलावा वेस्टर्न डोमिनेंस, पाकिस्तान जो है वो हमेशा वेस्ट की साइड लीनियंट रहा है, तो वेस्टर्न डोमिनेंस जो है ना वो भी थोड़ी सी कम हो जाएगी टू जॉइन द ब्रिक्स बाय जॉइनिंग ब्रिक्स। अब इसके कुछ फ़ायदे हैं, सब फ़ायदे जो मैं कह लें आप, कॉमन करेंसी की वजह से पाकिस्तान का जो रुपए का प्रॉब्लम है, रुपए की कदर का प्रॉब्लम है, ये मसला हल हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को डॉलर पहले ख़रीदने हैं फिर ही ट्रेड करनी है। कॉमन करेंसी होगी, पाकिस्तान किसी भी मुल्क के साथ ट्रेड कर सकता है विदाउट द फियर ऑफ एनी डिप्रिसिएशन, ठीक है। सैंक्शन पॉलिटिक्स यहाँ पे काम नहीं करेगी। अभी आज के डेट में क्या हो रहा है, हम ईरान से तेल और गैस क्यों नहीं ले पा रहे, क्योंकि अमेरिका बहादुर ने हमें मना किया हुआ है। तो अगर हम यानी कि ब्रिक्स में शामिल हो जाते हैं तो फिर हमारे साथ आधी दुनिया खड़ी होगी। हमें क्या प्रॉब्लम है कि यार हमें वेस्ट बुलाए या ना बुलाए। एक न्यू डेवलपमेंट बैंक इन्होंने बनाया, इसका भी बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को होने वाला है। उसका फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान $100 बिलियन तक का कर्जा जो है ना वो इनसे विदाउट एनी हार्ड जो आपकी शर्त है उससे ले सकता है। कोई भी यानी पूछेगा नहीं। ये बेसिकली इनका ब्रिक्स का बेसिकली मोटो ही यही है कि ग्लोबल साउथ को डेवलप करना है। तो पाकिस्तान का जो जितना भी प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें न्यू डेवलपमेंट के इन पैसों से हल हो सकती हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल अरीना में भी पाकिस्तान का जो है वो वेस्टर्न डोमिनेंस से निकल आएगा थोड़ा। एनर्जी रिसोर्स कोऑपरेशन में मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ईरान के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है, सऊदी अरब के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है, और प्लेटफॉर्म ऑफ ब्रिक्स, और इस तरह पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा रीजनल कनेक्टिविटी में भी पाकिस्तान जो है वो काफ़ी यानी कि बेहतर है। अब उसका एक प्राइम एग्जांपल है कि पाकिस्तान जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं मोस्टली जो हैं, जैसे सार्क है वो फेल है, ECU है वो फेल है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की कनेक्टिविटी इन ममालिक के साथ इतनी नहीं है। और यहाँ पे यानी कि मसला ये था कि कोई एक्टिव मेंबर नहीं था। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर SCO की बात करें तो उसको लीड कौन कर रहा है, रशिया और चाइना, तो वो कामयाबी की तरफ है। इसी तरह ब्रिक्स को कौन लीड कर रहा है, रशिया और चाइना। तो पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़्यादा रोशन चांसेस है कि ब्रिक्स पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी टू इन्हेंस द रीजनल कनेक्टिविटी। अब चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस यार ब्रिक्स के जो ममालिक है वो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है, जबकि पाकिस्तान जो जा रहा है वो डाउनग्रेड इकोनॉमी है, ठीक है, यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है।
इसके अलावा पॉलिटिकल सेटअप जो है ना पाकिस्तान का वो बड़ा अनस्टेबल है, जबकि बाकी अगर ब्रिक्स ममालिक की बात करें तो वहाँ पे पॉलिटिकल सेटअप बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की बात करें, चाइना की बात कर लें, साउथ अफ्रीका की बात कर लें, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेटअप है। तो ये चीज़ है पाकिस्तान में। फिर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो भी मसले मसाइल कम कर मसले मसाइल हैं। सिक्योरिटी सिचुएशन यहाँ पे जो है वो मसला है। फिर अफ़गानिस्तान का जो इशू है, पाकिस्तान के बॉर्डर्स जो हैं दोनों ही ईस्ट एंड वेस्ट दोनों ही बड़े ज़्यादा यानी कि फ्रेजाइल हैं, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो ब्रिक्स इस तरह की कोई टेंशन लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि ब्रिक्स जो है ना वो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, जबकि पाकिस्तान जो है वो बड़ा एक सिक्योरिटी वाइज चैलेंज मुल्क है। तो इस वजह से अब बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंक्लूड हो कैसे सकता है। तो पाकिस्तान भाईजान ऐसे इंक्लूड हो सकता है कि जो बेलारूस है ना वो एक ऐसा कंट्री है जो कि रशिया का ना बड़ा कह लें कि ऑल वेदर फ्रेंड है, जैसे पाकिस्तान और चाइना। ठीक है, ऐसे बेलारूस और रशिया है। रशिया चाहता है कि बेलारूस को ना वो एंटर करवाए इन ब्रिक्स, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस साल चाइना ने अलाउ नहीं किया। अब चाइना नेक्स्ट ईयर प्रोबेबिलिटी यही है कि चाइना प्रेशराइज करेगा रशिया को कि वो इंडिया को कन्विंस करे कि पाकिस्तान को ब्रिक्स में इंक्लूड किया जाए। क्योंकि यार पाकिस्तान को इंक्लूड करना क्यों ज़रूरी है चाइना के लिए, वो ये है कि उसको अपना BRI का जो प्रोजेक्ट है ना उसको कामयाब करवाना है। अब BRI के प्रोजेक्ट के लिए उसको CPEC का कामयाब होना ज़रूरी है। ठीक है, अब CPEC कामयाब कैसे होगा? अगर पाकिस्तान ब्रिक्स ज्वाइन करता है तो ग्लोबल साउथ की जितने भी कनेक्टिविटी है रीजनल वो होगी थ्रू CPEC। तो इस वजह से वो चाह रहे हैं कि ब्रिक्स में पाकिस्तान को एंटर किया जाए। अब पाकिस्तान एंटर होगा बाय द परमिशन ऑफ ऑल मेंबर्स। अब उसको चाइना एज अ प्रेशर ग्रुप इस्तेमाल कर सकता है बेलारूस को अगेंस्ट रशिया, और रशिया फिर कन्विंस करेगा इंडिया को, क्योंकि आपको पता है रशिया और इंडिया ऑल वेदर फ्रेंड है। ठीक है, तो उनको बहुत अच्छे ताल्लुकात है। तो दिस कैन बी अ सिनेरियो इन द 2024 मीटिंग ऑफ 16th समिट ऑफ ब्रिक्स। देखते हैं क्या बनता है। नेक्स्ट समिट आई गेस ब्राज़ील में है। ठीक है, उसकी डिटेल्स आप चेक कर लीजिएगा फिर भी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड जाते जाते दोबारा आपको गुजारिश है कि आप ना बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।